चले बेटा स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो है फिर से हेडिंग लगा ले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसी को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था उसी से बिल्कुल कनेक्टेड है। आप लोग जैसे ही इसको पढ़ना चालू करेंगे आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम इसकी डिटेल में ना जाते हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, शो तो हम यहाँ पे करा ही देंगे आपको। तो अब पूछा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, ये 2-3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख जाए तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अगर आपको कहीं पर भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख जाए तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अगर कहीं पर आपको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख जाए तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। और 4 नंबर पर अगर आपका कहीं साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब साइक्लिक में कहाँ कहाँ होगी ये तब बात करेंगे। तो अगर आप लोग सीधे स्ट्रेट चेन में देखेंगे तो जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख जाए वहाँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हो। जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो वहाँ पर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हो। ठीक है, हो सकती है। क्लियर नहीं क्लियर? और जहाँ पर हमको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख जाए वहाँ पर पॉसिबल है जीआई का होना। ठीक है ना। अब क्या होता है जीआई, देखो क्या होता है जीआई होता ये है, जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 उठा लेते हैं अभी यहीं से, और यहीं से हम कुछ बातें करते हैं फिर आगे इसकी बढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्ड हो चुका है तो इसकी 2 वैलेंसी खाली है। इस पे इधर ए लगा है, इधर बी लगा है। यहां पर हमने देखा इस साइड में इधर इधर जो है हमारे पास इधर भी ए है, इधर भी बी है। क्लियर नहीं क्लियर? अब जीआई क्या होती है, अगर हमारे पास सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर जुड़े हों, सेम साइड पर सिमिलर ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे जुड़े हो तो सिस बोलते हैं। अगर हमारे पास सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट साइड पे अटैच होते हैं, जैसे ये हमारे पास ए बी था, हमारे पास ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया। अब देखो ये हमारे पास सिमिलर ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड पे अटैच हैं तो ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली जो होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कल हम बता चुके थे स्टीरियो क्या होती है और स्ट्रक्चरल क्या होती है। बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होती है जो स्पेस में ओरिएंटेशन से बनती है, और स्ट्रक्चरल वो होती है जो स्ट्रक्चर से बनती है। शायद कल हमने एग्जाम्पल, अब कल क्या आप लोगों को फिर से आज हम बता देते हैं। ज़रा आप ये समझ लीजिएगा इस तरीके से कि ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास एक एटम ये है, एक एटम ये, इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, और थर्ड एटम हमारे पास ये है, देखे रहना, यहाँ इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसको हमने जोड़ने के बाद अगर हमको इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है शो करानी है तो फिर इसके स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। कभी हम एटम को यहाँ पर उठा के यहाँ पर जोड़ देते हैं, कभी एटम को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, कभी हमने इसको और तरीके से इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। वो पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट हैं, 6 तरीके से हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है। जैसे मान लो ये एटम लगा था, एक बार ये मैं आपकी तरफ घुमाए दे रहा हूँ, देखो, ठीक है, और एक बार मैं अपनी तरफ घुमा ले रहा हूँ, ये इधर देख लीजिए। ठीक है, तो इससे कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा, बस इसमें क्या हो रहा है, 3D में इसका स्ट्रक्चर, 3D में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। जो ये हमारे पास एटम लगा हुआ है इसका ओरिएंटेशन देखिए चेंज हो रहा है। अगर मैं अपनी तरफ करे ले रहा हूँ तो ये एटम मेरी तरफ हो जाएगा, और ये मैं आपकी तरफ कर दे रहा हूँ तो देखो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। स्पेस मतलब 3D। ठीक है, अब 3D क्या होता है ये थोड़ा बेटा आप लोग जाने, 3D क्या होता है। 3D का मतलब जो होता है कि स्पेस, आप कोई भी चीज़ स्पेस में रख दें, ये अगर हवा में ये लटकी है तो तीनों डायरेक्शन में होगी, 3D हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप किसी पेज पे या बोर्ड पे कुछ बना रहे हैं तो वो 2D होगा। ठीक,
क्लियर नहीं क्लियर? तो स्पेस में जो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है वो कौन सी होती है? 3D होती है। तो यहां पर भी देखो, यहां पर जो ये एटम होते हैं इनका स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। अगर वो सेम साइड में आ जाते हैं, सिमिलर एटम सेम साइड पे आते तो उसे हम सिस बोलते हैं। सेम एटम अगर डिफरेंट साइड पे आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हर जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी जहां जहां पर भी डबल बॉन्ड है? तो नहीं, जहां जहां डबल बॉन्ड है हर जगह नहीं होगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो हर जगह जीआई नहीं शो होता है। कहां कहां शो हो सकती है, कहां कहां नहीं हो सकती, पहले ये जान ले। जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक ही कार्बन पर दो सिमिलर एटम आ जाएं, एक ही कार्बन पर, हम फिर कह रहे हैं एक ही कार्बन पे अगर दो सिमिलर एटम आ जाएं, जैसे हमारे पास इस पे ए है और इस पे भी ए आ जाए, सेम कार्बन पर। यहां पर देखो ए तो है लेकिन डिफरेंट कार्बन पे है, इस पे ए है और ये दूसरा वाला कार्बन उस पे ए है। यहां पर हमने क्या किया? सेम कार्बन पर दोनों पर ए लगा दिया। मतलब क्या हुआ? सेम कार्बन पर सेम ग्रुप अगर कहीं पर आ जा रहा है, फिर समझ लेना, सेम कार्बन पर अगर सेम ग्रुप आ जा रहा है तो वो एटम हमारे पास, वो मॉलिक्यूल जीआई नहीं शो करता। ठीक है, सेम कार्बन पर अगर सेम एटम आ जाए तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करता। ध्यान देना, अगर हमारे पास कहीं पर ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे हमको ये मिल जाए सी डबल बॉन्ड कहीं मिल जाए, CCl2 डबल बॉन्ड कहीं मिल जाए, या हमारे पास कहीं CCH3 का होल थ्राइस जो है वो डबल बॉन्ड मिल जाए, तो ये एटम जो होते हैं वो हमारे पास जीआई नहीं शो कर पाते। क्यों? ये मॉलिक्यूल हमारे पास जीआई शो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इस कार्बन, देखो डबल बॉन्ड, इधर कार्बन लगा होगा लेकिन इस पे दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन क्या है बेटा? सिमिलर हैं। दोनों हाइड्रोजन क्या है? सिमिलर है, तो ये जीआई नहीं शो करेगा। यहां पर देखो दोनों क्लोरीन, दो एटम है और दोनों ये एटम सिमिलर हैं, तो ये भी जीआई नहीं शो करेगा। शर्त ये है, पहली शर्त ये होती है कि हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या डबल बॉन्ड लेंगे और उसको देखेंगे। अगर उसमें जो है, जो हमारे पास एटम ऐड हैं, एटम जुड़े हुए हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैं, वो कैसे हैं बेटा? डिफरेंट टाइप के हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जीआई शो करेगा। अब उसमें एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस का मतलब जो दोनों साथ साथ आ जाएं वो सिस हो जाएगा, सेम उस पे आ जाएं, सेम साइड पे आ जाएं, और अगर जो डिफरेंट साइड पे आते हैं तो बेटा वो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है ना? आइए देखते हैं। अच्छा, जीआई जो है वो उसको हम 6 पार्ट में बांटे दे रहे हैं, 6 कंडीशंस बांटे दे रहे हैं, 6 एप्लीकेशन बांटे दे रहे हैं। ठीक है, यहां से आप हेडिंग डाल के लिखिएगा एप्लीकेशन। 6 पार्ट में बांटे दे रहे हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कैसे होता है। तो पहला पार्ट हमारे पास देखो ये हो जाएगा। हमारे पास पहली कंडीशन ये बनेगी, मान लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इस वाले पर ए है और बी है, इस वाले कार्बन पर भी ए हो और बी हो, मतलब दोनों कार्बन पर सेम एटम हो। ध्यान देना, दोनों कार्बन पर सेम एटम हो सकते हैं बट एक कार्बन पर सेम एटम नहीं हो सकता। अगर एक कार्बन पर सेम एटम आएगा तो फिर वो क्या होगा? जीआई शो नहीं करेगा। देखो यहां पर दोनों कार्बन पर सेम एटम है, इस कार्बन पर ए बी है और इस कार्बन पर भी ए बी है, इससे कोई प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? अब यहां से देखा हमने, देखो ये देखो दोनों सेम साइड में आ रहे हैं, सेम एटम सेम साइड में आ रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे सिस, और अगर सेम एटम डिफरेंट साइड पे आएंगे तो उसे बोल देंगे ट्रांस। अभी थोड़ी और अभी इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, पहले हम इसमें कंडीशन देख लें। दूसरा पार्ट हमारे पास ये होता है, अगर हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया और एक साइड में हमने ए बी लगाया, तो यहां पर हम जो है एक एटम चेंज कर देंगे और यहां पर स्मॉल ई कर दिया। ठीक है, अब यहां पर 3 एटम हो गए, ए बी और ई। क्लियर नहीं क्लियर? सिमिलर में कौन से हैं? बी है, और डिसिमिलर में कौन से हैं? ए और ई हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसमें एक चेंज हम और कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? 3 नंबर पे आ जाइए। हमने कहा कार्बन ले लेंगे, डबल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है, और इस साइड तो हमने ए बी रखा हुआ है, और इस साइड जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे ई, और इस यहां पर कर देंगे हम एफ। ठीक है, या ए बी सी डी ई, डी कर देते हैं, ए बी सी डी, चलो कोई बात नहीं, यहां पर डी कर दो, डी, ए बी सी डी, फिर ई कर दो, जैसे भी तुम्हें मर्जी है। कुल मिला के ये एटम कैसे हमने ले रहे हैं या डिफरेंट ले रहे हैं। ठीक है, ए बी, अच्छा सी क्यों नहीं लिया? सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कार्बन समझ लोगे, उसको कार्बन समझ लोगे, इसलिए सी को स्किप मारा है। तो इधर ए बी लिया, इधर हमने डी ले लिया। ठीक है, और यहां पे क्या लिया? ए बी
और यहां पर ई डी ले लिया, ठीक। तो इसका मतलब इस कार्बन पे डिफरेंट एटम है और इस कार्बन पे डिफरेंट एटम है, ठीक है। पहले वाली कंडीशन क्या है, दोनों ही कार्बन पे सिमिलर एटम है। दूसरे वाले कार्बन पे ये है कि एक एटम तो सिमिलर होता है और एक हमारे पास डिसिमिलर हो जाएगा। और तीसरी वाली कंडीशन कुछ ये है कि इसमें दोनों ही एटम क्या होंगे, हमारे पास डिसिमिलर होंगे। चौथी कंडीशन हमारे पास क्या आती है बेटा, चौथी कंडीशन हमारे पास ये आती है CH3N CH डबल बॉन्ड N और ये हमारे पास OH। एक कंडीशन हमारे पास ये आएगी। देखो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाली कंडीशन आ गई। कौन सी आ गई बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाली। फिर तो नहीं गड़बड़ कहीं कुछ कर रहा है, कुछ चेंज तो हुआ था, कुछ झटका लगता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास 4 नंबर पे क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड 1 नाइट्रोजन वाली। अब ये हमारे पास OH लगा दिया। और 5 नंबर पे हमारे पास जो आएगा वो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाली कंडीशन आ जाएगी। इधर हमने A लगा दिया, एक कैपिटल A, इधर हमने कैपिटल B लगा दिया। और 6 नंबर पे जो हो जाएगी वो हमारे पास साइक्लिक हो जाएगी, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डर रहे होंगे कि सर ये 6 तरीके की आपने बता दी और GI में भी 6 तरीके का हो गया। ये कोई तरीका वरीका नहीं है बेटा, सब एग्जाम्पल्स हैं ये। जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जब कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो ये आपको डिफरेंट टाइप के नहीं लगेंगे, सब एक ही टाइप का लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट है, इसी से सारे सवाल होने। हम सारी बातें आपको कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर, कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगा। आप जो आपको बताते जा रहे हैं बस वही आप करते चले जाइए, सारे सवाल आपके धीरे धीरे करके निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 एक साथ डालिए, 1 और 2 एक साथ डालिए, फिर उसके बाद जो है 3 और उसके बाद अलग अलग पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 और 2, एप्लीकेशन नंबर 1 और 2, एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 डालिए, डाल लिया। अच्छा, एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 में क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 1 ये था कि हमारे पास अगर एक कार्बन है तो उस पे जो एटम होंगे वो कैसे होने चाहिए, दोनों कार्बन पे जो होते हैं वो एटम कैसे होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक। अब कुछ होशियार लोग इसका नाम लिखते हैं 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। हाँ, उन होशियार लोगों में से एक नाम हमारा भी है, इसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन। क्लियर नहीं क्लियर। अब पूछा जाए कि इसमें GI शो होगा कि नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगी कि नहीं होगी, तुमको रुको सर चेक करके बताते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है मतलब पॉसिबिलिटी तो है। अभी हमने पढ़ाया ना कि कहाँ कहाँ हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है और साइक्लिक में हो सकता है, ठीक है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है मतलब इसमें GI शो करने की टेंडेंसी है। अच्छा, और चेक करते हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन होते हैं उनको चेक करते हैं, कहीं उनके पास सिमिलर एटम तो नहीं। ये कार्बन देखा, इसके पास ये CH3, इसके पास H है, मतलब एक CH3 एक H है, दोनों ही अलग अलग एटम है। इस वाले कार्बन को चेक किया, इसमें एक CH3 एक H है, मतलब इस वाले कार्बन पे जो एटम जुड़े हुए हैं वो दोनों ही अलग हैं। किसी एक कार्बन पे दोनों एटम सेम नहीं हो सकते। अगर किसी एक कार्बन पर दोनों एटम सेम हो जाएंगे तो सर वो GI शो नहीं करने वाला। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो बना के देखते हैं, तो हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कर दिया। अब कुछ बच्चे इसमें घबरा जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग करते ये क्या है कि जैसे हम लोग ने पढ़ा होता है GI वैसे ही इसको उस फ्रेम में ढाल लेते हैं। कैसे ढालते हैं, देखो यहाँ पर H है और CH3 है, तो एक बार हमने H को ऊपर की तरफ लगा दिया, CH3 को नीचे की तरफ लगा दिया। इस साइड आ जाओ, इस साइड भी हमने क्या किया, एक बार H को ऊपर लगा दिया, CH3 को नीचे लगा दिया। क्लियर नहीं क्लियर। अब हम इसको चेक करेंगे, हम कहेंगे दोनों एटम जो सिमिलर एटम हैं वो सेम साइड पे हैं। सिमिलर एटम कहां पे, अलग अलग कार्बन पे सिमिलर हैं, एक कार्बन पे सिमिलर नहीं है। फिर हम कह रहे हैं अलग अलग कार्बन पे सिमिलर होंगे तो GI शो हो जाएगी, लेकिन अगर एक कार्बन पे सिमिलर एटम होंगे तो GI शो नहीं होगी। तो यहां पर अलग अलग कार्बन पे सिमिलर एटम है तो ये GI शो करेगा।
हम इसको बोल देंगे कि ये हमारे पास सेम एटम जो होते हैं वो सेम साइड पे हैं, तो इसे हम बोल दे रहे हैं सिस। ठीक, अगर हमने इसको इस तरीके से लिखना चाहा, अब देखो हम लोग करते क्या है, इसका ट्रांस कैसे बनाते हैं, जो एक साइड वाला है उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं जैसे है, दूसरे साइड वाले को चेंज कर देते हैं। इधर क्या करेंगे, CH3 को ऊपर कर देंगे और H को नीचे कर देंगे। बहुत आसान है बेटा। अब यहां पर देखो सेम एटम डिफरेंट साइड पे आ गए, सेम एटम डिफरेंट साइड पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगी, ये ट्रांस। कौन सा का बेटा, ट्रांस। ये हमारे पास सिस है, ये हमारे पास ट्रांस है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा अच्छा, अब तुमसे पूछा जाए, यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा जाता है सिस और ट्रांस में, पूछा जाता है, इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सिस एंड ट्रांस में, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। अगर तुमसे कहीं पूछा जाए कि डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होता है या ट्रांस का ज्यादा होता है, सिंपल क्वेश्चन, सिस का ज्यादा होता है या ट्रांस का ज्यादा होता है, तुम लोग सीधे सीधे कहोगे डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। पूछा जाए ट्रांस का जो है क्या कभी जीरो हो सकता है, हाँ, ट्रांस का जो है एक जगह पे जीरो होता है जब हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, जब हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा और उसमें देखा जाएगा तो उसमें जो हमारे पास ट्रांस वाले का होगा वो जीरो हो जाएगा। अब इसमें अगर डाइपोल मूवमेंट पूछा जाए तो सिस वाले का तो ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट की बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, जबकि ये चूंकि हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। जो हमारे पास ट्रांस वाला होता है अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसका डाइपोल मूवमेंट बेटा जीरो आता है, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? अब पूछोगे सर ये बताइए कि जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल बता दे रहे हैं अनसिमेट्रिकल कैसे होते हैं, जरा समझिएगा। ये एप्लीकेशन नंबर 1 चल रहा है, इसमें देखा होगा दोनों कार्बन पर सिमिलर एटम थे, इसमें तुमने देखा होगा दोनों कार्बन पर सिमिलर एटम थे। जो हमारे पास डिसिमिलर होता है वो कैसे होता है, जैसे हमने मान लिया हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, यहां पर हमने लगाया क्लोरीन और यहां पर हमने लगा दिया CH3, और इस साइड भी जो है हमने क्या लगा दिया CH3 और इस साइड लगा दिया ब्रोमीन। अब तुमने देखना है कि ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब ये GI तो शो कर सकते हैं। एक कार्बन पे कहीं सेम एटम तो नहीं, एक कार्बन पे कहीं सेम एटम तो नहीं, नहीं, इस पे क्लोरीन है CH3 है, मतलब दोनों ही डिफरेंट है। इस वाले कार्बन भी चेक कर लो, इधर CH3 उधर Br है, दोनों डिफरेंट है, मतलब ये GI तो शो कर सकता है। अब पूछा जाए ये वाली फॉर्म सिस है या ट्रांस, पूछी जाए ये वाली फॉर्म क्या है, सिस है या ट्रांस, तुम कहोगे अगर सिमिलर एटम एक साइड आ जाए। अब ऊपर तुमने ध्यान दिया इधर Br दोनों ही डिफरेंट एटम है, सिमिलर तो है नहीं, दोनों ही डिफरेंट एटम है, तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो हमारे पास सिमिलर एटम होगा उससे हम डिसाइड कर लेते हैं, जो भी सिमिलर बचा हमारे पास CH3 सिमिलर बचा, इससे हम डिसाइड कर लेते हैं। चूंकि CH3 एक ही साइड में है तो बेटा ये हमारे पास सिस हो जाएगा। अब इसी का अगर हमको ट्रांस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम लोग करते क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखेंगे और इस साइड वाले पोजीशन जो है बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे, इधर क्लोरीन ये CH3, इधर वाली चेंज कर देंगे, अब कि यहां पर CH3 कर देंगे, यहां पर Br कर देंगे। अब देखो सिमिलर एटम कौन है, CH3 है ना। अब सिमिलर बार बार हम कह रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, एक कार्बन पे सिमिलर नहीं देख रहे, एक कार्बन पे अगर सिमिलर होंगे तो वो तो GI शो ही नहीं करेगा, हम लोग दोनों कार्बन पे सिमिलर देख रहे हैं, इसमें दो कार्बन इन्वॉल्व है ना, ये कार्बन और ये कार्बन। बार बार कंफ्यूज मत हो जाना कि सिमिलर सिमिलर बोल रहे हैं सर, हम दो अलग अलग कार्बन पे सिमिलर देख रहे हैं, एक कार्बन पे अगर सिमिलर हो जाएगा तो वो GI शो ही नहीं करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा इधर देखिए हमारे पास ये क्लोरीन है, ये CH3 है, ये CH3 और ये Br है, यहां पर सिमिलर एटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। देखो ये हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है, इससे पहले वाला क्या था, सिमेट्रिकल था। क्यों सिमेट्रिकल था, क्योंकि दोनों ही कार्बन पर सिमिलर एटम थे, और यहां पर देखो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर क्लोरीन CH3 है और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन CH3 है, मतलब दोनों कार्बन पर सिमिलर एटम नहीं है, इसकी वजह से ये अनसिमेट्रिकल हुआ। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का ज्यादा होता है या ट्रांस का ज्यादा होता है, तो सीधा एकदम स्ट्रेट जवाब देना कि ऑलवेज सिस का ज्यादा होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ट्रांस का क्या कभी जीरो होता है? हाँ, ट्रांस का जीरो होता है कब, जब वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, जैसा कि पहले दिखाया था। यहां पर ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए इसका जो होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो
0 नहीं होगा। चलिए नोट करिए बेटा फटाफट इसको। चलें, एप्लीकेशन नंबर 2 हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 3 पे आ जाइए। एप्लीकेशन नंबर 3 देख लीजिए क्या होती है एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 देख लीजिए क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशन नंबर 3। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसमें सारे के सारे एटम ही क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों कार्बन पे एटम डिफरेंट हुए। अभी एक एटम डिफरेंट हुआ था तब तक काम चल रहा था, दोनों में से कोई एक सेम होगा और कोई एक सिमिलर होता है तो उसको देख के हम लोग सिस ट्रांस बता दिया करते थे। अब मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ये है और इधर हम लगा दे क्लोरीन, इधर लगा दे ब्रोमीन, इधर हम लगा दे फ्लोरीन, इधर लगा दे आयोडीन। अब हम तुमसे पूछें कि बताइए सर ये सिस और ट्रांस क्या शो कर सकता है। तो डॉक्टर साहब आप लोग देखिए कि यहां पर हो क्या रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो वो हमारे पास जीआई शो कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास सेम कार्बन पे डिफरेंट एटम होने चाहिए। इस कार्बन को हमने चेक किया, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, मतलब दोनों डिफरेंट। इस कार्बन को चेक कर रहे हैं, इधर आयोडीन इधर फ्लोरीन, दोनों डिफरेंट, मतलब ये शो तो कर सकता है। अब हमारा क्वेश्चन तुमसे ये होगा, बताओ सर ये सिस है या ट्रांस। अगर हम आपसे पूछें डॉक्टर साहब, तो आप ये आपसे पूछेंगे कि बताइए ये सिस है या ट्रांस है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर आप सही बता नहीं रहे, इसमें हम किसको देखे सेम है किसको देखे डिफरेंट है, आप बता नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक रूल होता है, ठीक है। और जो वो रूल आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे उसको एक्सपेंड करके वो रूल दिखा रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को एक्सपेंड करेंगे और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे उसको, तो उसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है। एक जो मेरा तरीका है वो जरा समझें, वो रूल तो है अपनी जगह पे, वो रूल तो अपनी जगह पे है, उस रूल के हिसाब से चलेंगे तो आप लोग वो रूल में उलझ जाएंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे। मेरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। मेरा तरीका ये है कि ये हमने जो ऊपर जो हमने ये प्रियोरिटी ऑर्डर लिखा है, सबसे पहले हेलोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। उसके बाद अगर इधर ऐसे कंडीशन फंस जाए तो सबसे पहले टर्शरी आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर उसके सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर टर्शरी आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अब ये क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे जरा देखते हैं। देखो जो ये हमारे पास अरेंजमेंट हुआ है वो एटॉमिक नंबर पे हुआ है, एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने अरेंज किया है, तो सब इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग चेक करें, हेलोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हुआ करता है, उससे कम ऑक्सीजन का होगा, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का, और सबसे कम किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब यहां पर अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, तो हम अपना रूल लगाएंगे, हम कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी पोजीशन पहले आएगी। तो यहां पर देखो, अब हम चेक कहां करेंगे, इस कार्बन के दोनों एटम को चेक करेंगे, ये क्लोरीन है ये ब्रोमीन है, तो हम जरा चेक करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से चेक करेंगे ना। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, उससे ज़्यादा आयोडीन का होगा। दोनों को चेक करो, क्लोरीन और ब्रोमीन में आई थिंक अगर आप लोगों को सही समझ में आ रहा है तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है तो इसको हम 2 नंबर दे देंगे। अब इस एक कार्बन पे जो दोनों एटम हैं उनका कंपैरिजन हो चुका है। दूसरा हम कार्बन पे आ जाते हैं, इस कार्बन को जब चेक करोगे तो यहां पर होगा फ्लोरीन और आयोडीन आ रहा है। अब इस पे आई थिंक आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उसको 1 नंबर दे दो।
और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है उसे 2 नंबर दे देंगे। अब देखो 1 और 1 सेम पोजीशन पे सेम साइड पे हैं तो ये कंडीशन क्या होगी, सिस होगी। 2 और 2 सेम साइड पे है, 1 और 1 सेम साइड पे है तो ये हमारे पास सिस हो गया। देखो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस आप कॉन्सेप्ट करते चलें। ये सवाल ही कराने बेटा, ये सारे सवाल हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, सब सवाल ही हैं। अब क्या करते हैं, हम इसका ट्रांस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांस कैसे बनाएंगे, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। क्लोरीन ब्रोमीन तो जैसे ये वाला पोर्शन तो वैसे ही लिखते हैं, इधर वाले को रिवर्स कर देते हैं। यहां पर आयोडीन ऊपर चला जाएगा और फ्लोरीन नीचे आ जाएगा। देखो अभी भी ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे होगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा। अब देखो 1 और 1 हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट पोजीशन पे है, और हमारे पास 2 और 2 भी अपोजिट है, तो मतलब वो सिस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्रांस हो गया। अब इसको भी हम पहचान सकते हैं ये सिस है या सॉरी ट्रांस है। इसे बेटा नोट करें फटाफट, जल्दी, बहुत जल्दी करें, तेजी से करें। आज इसको अच्छा खासा निपटा देना है हमें। 1 2 3 गो। चलें, ये हो गया। और एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं तो उसको आपको और मजा आने वाला है। जैसे हम ये करा दे रहे हैं, चल पूछा जाए कि सर इसमें बताइए, हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर बताइए कि इसमें जो है जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहाँ मौजूद है। देखो ये मौजूद है, हमने जानबूझकर इसको इस तरीके से बनाया है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे उसको उल्टा करते हैं, हम लोग इधर और इधर चेक करना शुरू कर देते हैं हर बार, नहीं, हम लोग पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन चेक कर लेंगे। जब वो हम चेक कर ले जाएंगे फिर हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे, किसी एक कार्बन को पकड़ेंगे और उसके दोनों आइटम को चेक करेंगे क्या सिमिलर तो नहीं है। इस पे हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ है, इस पे C2H5 और C3H7 लगा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसमें हमको सिस एंड ट्रांस बताना है। जरा एक बात बताओ, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा। कार्बन आई थिंक पहले आ रहा है हाइड्रोजन से, तो ये हमारे पास 1 नंबर पे हो जाएगा और ये हमारे पास 2 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, इधर आ जाइए। अब इधर जाहिर सी बात है, इधर कितने हैं, 3 कार्बन है, इधर कितने हैं, 2 कार्बन है। कंपेयर ऐसे करते हैं, कंपेयर ऐसे करते हैं। अगर हमारे पास देखो डायरेक्टली हमारे पास 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन के बाद हम दूसरे कार्बन चेक करेंगे, फिर तीसरे कार्बन पे। ठीक है, देखो अगर इधर देखा जाए तो अगर इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, इधर इसको लिख सकते हो, इधर हम इधर थोड़ा सा हम इसको समझा दे रहे हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा CH2 CH2 CH3, और ये हमारे पास क्या होगा CH2 CH3 इस साइड में। तो अगर हम देखें जो हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके एक साइड में पहला ग्रुप CH2 है, इधर भी पहला ग्रुप CH2, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे। इधर आ जाओ, इस पे देखो हमारे पास क्या हुआ, दूसरा ग्रुप कौन सा है CH2, इस पे कौन सा है CH3, कार्बन जुड़ा हुआ है। और तीसरा ग्रुप कौन सा है इस पे CH3, और उसमें तीसरा ग्रुप कोई है ही नहीं। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं बात पल्ले पड़ रही है। अरे कोई तो रिस्पॉन्स दे दो बेटा, हम पानी पीने जरा। चले, हो गया, ठीक है। तो यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करके भी आपको दिखा दिया। क्लियर। अगर हमारे पास किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा है तो हमारे पास उसकी प्रेफरेंस ज्यादा आ जाएगी। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये देखो डिफरेंट पोजीशन पे आ रहा है। देखो 1 और, अच्छा 1 और 1 सेम पोजीशन, सही सॉरी, 1 और 1 क्या है, कार्बन पे सेम साइड में है, और 2 और 2 भी क्या है, सेम साइड में है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा, सिस हो जाएगी।
आई थिंक इसका ट्रांस तो आप लोग बना ही ले जाएंगे, नहीं बना पाएंगे? ट्रांस बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे बेटा? आई थिंक सो ट्रांस बन जाएगा इसका। क्लियर? चल नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसके एग्जाम्पल अच्छा खासा करा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत आगे फर्दर ना आने पाए। इधर देखिएगा, एक एग्जाम्पल ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर इस पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, और इधर ये हमारे पास CH3 टर्शरी है, और इधर इस पे जो है CBr3 है, और इधर जो है वो हमारे पास CH2I है। CBr3 है, और ये हमारे पास क्या है बेटा? CH2I है। क्लियर नहीं क्लियर? चले गेस मारे क्या होगा? एनी गेसेस? चले बेटा बताते हैं। देखो इसमें दोनों का पहला एटम तो हमारे पास कार्बन और कार्बन है, ठीक है, तो इससे डिसाइड नहीं कर सकते। सेकेंड एटम अगर तुम देखो तो सेकेंड एटम, इसमें 3 एटम लगे हुए हैं। कौन कौन से बेटा हमारे पास? इसमें 3 एटम हमारे पास, 2 हाइड्रोजन 1 आयोडीन है, ठीक है, और इसमें तीनों ब्रोमीन है। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन में प्रेफरेंस देखें, नंबर नहीं देखेंगे, प्रेफरेंस देखेंगे, तो किसकी आएगी? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन की प्रेफरेंस ज्यादा आती है, तो इसलिए इसको नंबर 1 देंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फ्लोरीन उससे ज्यादा क्लोरीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन की आती है, उससे ज्यादा आयोडीन की आती है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, आयोडीन की प्रेफरेंस ज्यादा है। अच्छा, एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर अभी हम फिर से लिखा देते हैं थोड़ा सा। इसकी प्रेफरेंस आयोडीन की ज्यादा होती है, और आयोडीन को ही इसलिए चुना। आप तुम लोग कहोगे सर हाइड्रोजन से अगर कंपेयर करें, नहीं, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है कंपेयर हम उसी से करेंगे। अगर 3 एटम लगे हुए हैं तो सबसे ज्यादा इस तीनों में हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो आयोडीन की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो आयोडीन से ही कंपेयर अगले वाले को करेंगे। तो आयोडीन से अगर हम ब्रोमीन को कंपेयर करेंगे तो वहीं से जो है ब्रोमीन हार जाएगा, अगली ब्रोमीन हमको पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर नहीं क्लियर? वहीं से ब्रोमीन हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक, इस वाले कार्बन पे आ जाए। पहला एटम इसमें कार्बन है, पहला इसमें एटम कार्बन है, ठीक है। अब इसमें कार्बन से लगा हुआ कार्बन है, इसमें कार्बन से लगा हुआ नाइट्रोजन है, तो इस कार्बन और इस कार्बन से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो फर्स्ट वाला कार्बन लगा हुआ है दोनों में, इससे तो हम डिसाइड नहीं करते। अब इससे क्या लगा हुआ है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। इससे लगा हुआ है नाइट्रोजन और इससे लगा हुआ है एक कार्बन, तो नाइट्रोजन की प्रेफरेंस ज्यादा है या कार्बन की प्रेफरेंस ज्यादा है? तो आई थिंक नाइट्रोजन की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। 1 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 और 1 अपोजिट साइड में है, और ये 2 और 2 जो है भी अपोजिट साइड में है, तो ये कंडीशन हमारे पास कौन सी हो जाएगी? ट्रांस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ट्रांस कहलाएगी। क्लियर? चलें और एग्जाम्पल बताएं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके एग्जाम्पल कराए दे रहे हैं। चलें बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, ये हमारे पास NH2 है, और इधर हमने जो लगाया है वो हमने लगाया है NCH3 का होल ट्वाइस। क्लियर? इधर आ जाओ, इधर हमने लगाया है OH, इधर हमने लगाया है OCH3। समझाने के लिए बताया है। पहले इसको कंपेयर कराते हैं। कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दोनों ही आइटम सेम आ रहे हैं दोनों की प्रेफरेंशियल ऑर्डर बराबर पड़ रही है, तो उससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते।
तो ऑब्वियस सी बात है इस नाइट्रोजन से जो अटैच है उसकी प्रेफरेंस चेक करेंगे। इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है और इस नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है। तो बताओ कार्बन की प्रेफरेंस ज्यादा है या हाइड्रोजन की प्रेफरेंस ज्यादा है? आई थिंक कार्बन की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो इस वाले कंडीशन में हम इसे 1 नंबर कहेंगे और ये 2 नंबर पे आ जाएगा। इधर आ जाइए, आप लोगों को OH और OCH3 दिख रहा होगा। डायरेक्टली O जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली O जुड़ा हुआ है। जब दोनों एटम सेम होते हैं तो फिर उसका जो अगला एटम जुड़ा होता है उससे हम डिसाइड करते हैं। इसमें अगला एटम जो जुड़ा है वो H जुड़ा हुआ है, इसमें अगला एटम जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, तो इसको हम 1 कहेंगे और इसको हम 2 कहेंगे। तो इस हिसाब से 1 और 1 सेम साइड में आ रहे हैं, 2 और 2 सेम साइड में आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास सिस फॉर्म हो जाएगी इसकी। क्लियर? चलिए नोट करिए बेटा। नोट हो गया? इससे मिटा दिया जाए। चले और एग्जांपल करा देते हैं इसका एक, ताकि ये वाली कंडीशन आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो बड़ी इजी चीज हो रही है, पूछा जाए इसमें किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, तो इसमें डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन, इसमें डायरेक्टली अटैच कार्बन है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन और ऑक्सीजन में प्रेफरेंस किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की, ऑब्वियस ही बात है, तो इसको 1 कहेंगे, इसे 2 कह देंगे। क्लियर? इस वाले साइड में आ जाए। अगर आपको कहीं पर डायरेक्टली अटैच, देखो ये कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है? यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक? क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो यहां पर 1 और 1 अपोजिट आ रहा है, 2 और 2 अपोजिट आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांस हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास ट्रांस कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, चलें इसे भी नोट कर लीजिए। आई थिंक ये बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब एक बात और आपको समझा देते हैं, हमारे पास जो ये कंडीशन जो थर्ड वाली है, थर्ड वाले में हम लोग सिस और ट्रांस नहीं कहते, इसमें हम जेड और ई कहते हैं। हम इसको जेड और ई फॉर्म कहते हैं, जेड और ई। जेड का मतलब होता है ज्यूसामैन और ई का मतलब होता है एंटीजन। ठीक है, ज्यूसामैन को हम लोग बोलते हैं टुगेदर और इसका मतलब होता है अपोजिट। इसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है ज्यूसामैन, और एंटीजन जो होता है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब होता है एंटीजन। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या होगा और ये क्या होगा? अपोजिट कौन सा होता है? ट्रांस होता है। अपोजिट कौन सा होता है? ट्रांस होता है। और जो हमारे पास टुगेदर होता है, साथ साथ होते हैं, वो कौन सा होता है? सिस होता है। तो कहीं पर भी अगर आप जेड लिख रहे हैं तो आप उसे सिस लिखेंगे। अगर ये जो हमने ये थर्ड वाली एप्लीकेशन बताया है, थर्ड वाली एप्लीकेशन में अगर कहीं पे आप जेड लिख रहे हैं तो उसे आप सिस लिखेंगे, और जो पे आपके पास ई होगा वो क्या होगा बेटा? ट्रांस वाला पोजीशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिस होगा, ये हमारे पास ट्रांस होगा। मान लिया अगर हमने आपको ये लिख के दिखा दिया, हमने कहा ये देखिए ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास ब्रोमीन है, इधर हमारे पास आयोडीन है और ये हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, तो आपने कहा क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन जो होगा ज्यादा प्रेफरेंस 1 और ये 2 हो जाएगा। इधर आ गए तो आपने कहा ये आयोडीन है और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में आयोडीन का इधर प्रेफरेंस ज्यादा है, फ्लोरीन की प्रेफरेंस कम है, तो ये 1 और 2 हो जाएगा। अब जब चेक किया तो ये 1 और 1 अपोजिट साइड में हुए, 2 और 2 अपोजिट साइड में हुए, इसको हम ट्रांस ना कहकर हम इसे ई कहेंगे। हम लोग कहेंगे ये ई फॉर्म है। बात समझ में आ रही? ट्रांस न कहकर हम इसे क्या बोलेंगे? ई फॉर्म बोलेंगे। तो ये थर्ड वाले में हम लोग सिस और ट्रांस ना बोल करके हम लोग जेड और ई का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? चले बेटा फटाफट इसको नोट कर लिया जाए तो हम आगे बढ़ाया जाए।
बहुत आसान आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलें एप्लीकेशन नंबर 4 डालें, एप्लीकेशन नंबर 4 डालें। अच्छा एक काम और कर लें, एप्लीकेशन नंबर 4 से पहले एक टेबल बना लें इस तरीके से, एक टेबल, एप्लीकेशन नंबर 4 से पहले एक टेबल बना लें, इस तरीके से टेबल बनाएं और यहां पर 1 डाल लें और यहां पर 2 डाल लें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर 1 वाला भी z है, सेकंड वाला भी z है, अगर 1 वाला भी e है और सेकंड वाला भी e है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास होमोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना, दो अलग अलग जो है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखाए जाएं और दोनों को ही आप चेक करें, एक z है दूसरा भी z है, एक e है दूसरा भी e है, तो उनको हम लोग बोलते हैं होमोमर्स। अगर हमारे पास एक z और हमारे पास एक e आ रहा है, z आ रहा है और e आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, अदरवाइज उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। अगर आपको दोनों ही ई फॉर्म बना के दे दी जाए और दोनों ही आपको जो है जेड फॉर्म बना के दी जाए, तो वो आपके लिए होमोमर्स कहलाएंगे, वो हमारे आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बोलिए बेटा। चलें अब हेडिंग डाल लें एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एप्लीकेशन नंबर 4 बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो हमारे पास जैसे ये है R CH डबल बॉन्ड N और ये हमारे पास इससे लगा है OH। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सिस एंड ट्रांस नहीं होता, इसमें हमारे पास जो होता है वो सिन होता है या हमारे पास एंटी होता है। अब एंटी का मतलब सबको मालूम ही चल रहा होगा, अपोजिट। एंटी का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट। इसमें जो हमारे पास जीआई होती है वो सिन फॉर्म होती है या एंटी फॉर्म होती है। अब सिन या एंटी को हम लोग कैसे डिटेक्ट करके कैसे पहचानते हैं? तो उसमें होता यह है, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे आर लगाया और सी एच लगाया। अब देखो इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारे पास सी एच है, सी है, और ये हमारे पास इधर हमने आर लगा दिया। अब जो हमारे पास जो ये जो सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड हमारे पास एन है और ओ एच है, ओ एच, ये देखो इस तरीके से ओ एच, और इधर हमने लगा दिया इसके ऊपर एक लोन पेयर भी तो आता है, इधर हमारे पास एक लोन पेयर आ गया। तो ये हमारे पास देखो ओ एच बना दिया, ये हमने इधर एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर के हिसाब से बना दिया। क्लियर नहीं क्लियर? अब जो हमारे पास ये कार्बन है, ये वाला जो ऊपर वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन चेक करते हैं। देखो ये एक तरफ आर होगा, एक तरफ एच होगा, तो इसमें हम डिसाइड ये करते हैं जिधर हमारे पास एच है, अगर उधर ही ओ एच है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं सिन फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन ये आ जाए, ये हुआ नाइट्रोजन और इधर OH आ जाए, तो देखो H और OH दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये सिन है या एंटी, तो आप लोग 2 मिनट में बता लोगे। कैसे? कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के साइड में है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिन फॉर्म, अगर हमारे पास हाइड्रोजन के अपोजिट है, क्या अपोजिट है? OH। बेटा इसमें देखो OH ही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइम ही में ये हमारे पास आइसोमेरिज्म होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे बोलते हैं एंटी, और सेम डायरेक्शन में है तो उसे बोलते हैं हम सिन। तो ये सिन या एंटी टाइप की हमारे पास क्या हो गई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसमें 1-2 पॉइंट लिख लिए, फिर इसे नोट करिए। चलिए पॉइंट लिखिए बेटा, लिखिए ऑक्साइम ऑफ अनसिमेट्रिकल, ऑक्साइम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन, ये देखो ऑक्साइम ही तो है, ऑक्साइम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन shows
सिन डैश एंटी आइसोमर्स, सिन डैश एंटी आइसोमरिज्म। अब ये एल्डिहाइड एक कीटोन क्यों कहा गया? जो बेटा ये बनता है वो एल्डिहाइड एक कीटोन से बनता है। अभी हम ऑर्गेनिक थोड़े से इसमें स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे रिएक्शन वगैरह, लेकिन फिर भी आप लोग देख लिए, कुछ बच्चों को बहुत जिज्ञासा होगी। जैसे हमारे पास एक ग्रुप ये है कीटोन ग्रुप, और एक हमारे पास होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये हमारे पास H2 हो गया। देखो OH होता है हाइड्रोक्सिल और अमीन ये NH2 लगा है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। तो होता क्या है, जो एल्डिहाइड का या कीटोन का जो ऑक्सीजन होता है और जो हाइड्रोक्सिल अमीन के 2 H होते हैं वो वाटर के फॉर्म में निकल जाते हैं। जब ये निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जरा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH बन जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH ही तो है, ये वही तो है ना। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसमें H लगा हुआ है, इसका मतलब ये किससे बना होगा, ये एल्डिहाइड से बना होगा। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं, ये हमारे पास जो ऑक्साइम हमने बनाया है ये हमारे पास एल्डिहाइड का ऑक्साइम है। क्लियर नहीं क्लियर? इसीलिए जो हमने पॉइंट लिखाया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए हमने पॉइंट लिखा दिया है, ऑक्साइम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल इसलिए कहा गया क्योंकि अगर यहां पर सिमेट्रिकल आ गया, अच्छा ऑक्साइम देखो, अब सिमेट्रिकल ऑक्साइम क्या होता है जरा समझ लेना। चलो एक काम करो, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो, नोट हुआ? 1 2 3 गो। स्क्रीन शॉट ही ले रहे होगे, आलसी हो गए तुम लोग एक नंबर के सब। जब से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है तब से सब आलसी ही हो गए, कुछ करना वरना पड़ता नहीं, बस लगाई कान में ठेठी तो शुरू हो गए। ये देखो कार्बन हुआ। एक्चुअल में हम लोग करते क्या ना, ऑनलाइन में मज़ा बहुत ले रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन में मज़ा ले रहे हैं। पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी हमने एक हमारे बच्चे कुछ ऐड होते हैं ना, तो पुराने बच्चे होते हैं, वो जो है वो ऑनलाइन के मतलब स्टेटस लगाते हैं कि फलाने सर ने ये किया, फलाने सर ने वो किया। हम लोग टीचर हम लोग इंडियंस हैं ना, हम लोग को मसाला चाहिए, हर चीज़ में मसाला चाहिए। यहाँ पर भी हमें मसाला ही चाहिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमको पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें मसाला चाहिए कि फलाने टीचर से फलाने की लड़ाई हो गई, उससे उसकी लड़ाई हो गई, उसने उसके बारे में क्या कह दिया, इस मैम ने यहाँ से छोड़ के वहाँ चली गई। जैसे वो थे फिजिक्स वाला था, फिजिक्स वाला से एक बायो वाली टीचर अनअकैडमी चली गई। अब उससे बवाल मचा पड़ा है, लड़के लड़े पड़े हैं, कह रहे हैं आधे कह रहे हैं ठीक किया, आधे कह रहे हैं गलत किया, ये हो गया वो हो गया। फिर उसको बना के एक पेजेस बन गए, फिर उसके मीम बन गए, फिर उसको शेयरिंग चल रही है, फिर आई सपोर्ट दिस एंड आई सपोर्ट दैट। मतलब एक तमाशा क्रिएट हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तमाशा क्रिएट हो रहा है कि हम फलाने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 घंटे की लगातार क्लास ले ली। अब 10 घंटे खड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग जो है टीचर्स को किल कर रहे हैं। आप लोग उन टीचर्स को जो है अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहे हैं ऑनलाइन में। हालांकि हमसे कोई ऑनलाइन का लेना देना है नहीं, जब तक ये बंद है तब तक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन मन में एक बात आई तो हम आपको बता रहे हैं, आप ऑनलाइन में भी अगर ढूंढ रहे हैं तो ऐसे टीचर्स को ढूंढिए जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, आपको इंटरटेन ना करे। अगर आपको इंटरटेनमेंट लेना है ना तो आप बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे आपके ऐसे हैं जो स्टैंड अप करते हैं, एक से एक हैं। जाकिर खान है आपका, एक जो है हॉस्टल वाला जो एक सीरीज़ की थी, एक बहुत बढ़िया है, कोई जाट है बहुत बढ़िया उसका रहता है, उसको देखिए। और पता नहीं कौन कौन से हैं, एक ने क्राइम पेट्रोल पे, हमको नाम तो नहीं याद रहते, जो स्टैंड अप करते हैं। तो एक से बढ़िया स्टैंड अप करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अगर आपको स्टैंड अप देखना है तो आप उनको देखिए। आप क्या चाहते हैं, जो आपके बोर्ड पे आके थोड़ा सा जो है आपको स्टैंड अप करके दिखाए। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो एकदम से पागल बंदे की हरकतें शुरू कर देते हैं, वो कर देते हैं। उसमें आपको जो आपको मनोरंजन कराए, बस आपको वो पसंद है, और आपको उसमें मसाला पसंद है। पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब होता है। लोग मैसेज क्या करते हैं कि सर इनके बारे में बताइए कैसे उनके। अरे भाई क्यों हम बोलें, जहाँ जिसकी मर्जी है वहाँ पढ़ाए, जहाँ जिसकी मर्जी है वहाँ जाए। किसी के कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको क्यों पढ़ना? आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखिए, कंटेंट कितना आपको मिल रहा है। कंटेंट आपका मिल रहा है बस ठीक है। आप कोई भी टीचर ना देखें, नाम ना देखें, कुछ ना देखें, आप कंटेंट देखें। आपके सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आपके बोर्ड पे कितने सवाल टीचर लगवा रहा है ये देखिए आप।
ठीक है। बाकी स्टैंड अप करना क्या होता है यार, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन कर ही रहे हैं, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। टीचर थोड़ी ना स्टैंड अप करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। आप देखिए कितनी किसी की क्लास जो होती है कितनी एकदम कॉम्पैक्टली चलनी चाहिए, एकदम एकदम अच्छे से क्लास किसकी चल रही है, कौन आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो देखिए। और आप लोग क्या देखते हैं, जो स्टैंड अप कर रहा है आपके सामने वो आपके लिए अच्छा हो गया। तो ये बात बहुत बेमायनी है और बहुत ही बेहुदा तरीके की बातें हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं हमसे हमसे पूछते हैं फ़ोन करके, सर वो उन टीचर के बारे में ये सुना है, ऐसा क्या। अरे क्या लेना देना भाई, आप ऑनलाइन देख रहे हो। देखो जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार रहिए, दूसरे से कोई लेना देना ना रखिए। समझ रहे हैं। टीचिंग लाइफ में थोड़ा सा आपको सेल्फिश जो है होना पड़ेगा आपको, मतलब स्टूडेंट लाइफ में, कि आपको टीचर अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है। आप जो है भावना मतलब इमोशनली अटैच हो रहे हैं कि हम उस पर जो है एक सोशल मीडिया पे मुहिम छेड़ देते हैं कि आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट, पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है। बहरहाल इधर देखिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल ऑक्साइम होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो अगर हमने इस कार्बन पर दोनों ही R लगा दिए और डबल बॉन्ड NOH लगा दिया और इसमें हम पूछे सिन या एंटी, तो अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया और इधर हमने OH लगा दिया, इधर इसका वही लोन पेयर रहा होगा, तो दोनों तरफ इसका R है। अब इससे हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ये हमारे पास सिमेट्रिकल हो गया। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो हमने पॉइंट लिखाया वो हमने लिखा ऑक्साइम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम इसको R1 या R2 कह देते तब ये अनसिमेट्रिकल हो जाता। क्लियर नहीं क्लियर। तो हमारे पास जो ऑक्साइम अनसिमेट्रिकल होगा वही हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन का जो ऑक्साइम होते हैं वही हमारे पास क्या शो कर पाते हैं, GI। और कौन से GI शो करते हैं, सिन या एंटी। चलिए एक और पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, देखिए ऑक्साइम ऑफ symmetrical aldehyde or ketone cannot show sin dash anti isomerism, sin dash anti isomerism, sin dash anti isomerism। क्लियर। चल दो एग्जाम्पल और कराते हैं ताकि आप लोगों का डर भागे। एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हमारे पास हमने इधर लगा दिया R, इधर H लगा दिया और इधर ये है ये हमारे पास लोन पेयर है बेटा, नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है और इस पे हमने लगा दिया CH3। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं ताकि आप हर तरीके से जवाब दे लें। पता लगा इसको इस तरीके से उसने लिख दिया और आप कहें कि सर ये तो आपने हमको पढ़ाया ही नहीं था। तो देखो ये लोन पेयर हो जाएगा और इसको जो बनाया गया उस तरीके से इसमें CH3 और ये हमारे पास H है। क्लियर नहीं क्लियर। अब इसको पूछा जाए ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, सिन या एंटी। तो देखा जाए, अच्छा इसको OH इधर लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। अब देखो OH और H एक ही साइड में है तो ये हमारे पास कौन सी होगी बेटा, सिन वाली हो जाएगी। और इस पे देखो यहां पर H और OH जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिन और एंटी कहां पाई जाती हैं, ऑक्साइम में पाई जाती हैं। सिन और एंटी कहां पाई जाती हैं, ऑक्साइम में पाई जाती हैं। क्लियर नहीं क्लियर। चलिए एक सवाल कराते हैं बेटा इसमें, अभी तक जो GI पढ़ी है उस पर एक सवाल पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो GI, कौन इसमें GI शो कर पाएगा। हम जो है यहां पर लिख रहे हैं और फिर आपसे पूछते हैं। डबल बॉन्ड N, नंबर 2 पे CH3 CH डबल बॉन्ड N OH। 3 नंबर पे देखिए
4 नंबर पे देखिए, पाँच नंबर पे देखिए, इसमें पिक करना है बेटा। आजकल नीट वीट में ऐसे ऐसे ही एग्जाम आ गए हैं कि इसमें पिक करना है कौन कौन सा शो करता है, कौन कौन सा नहीं शो कर पाता है। ठीक, हम इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन सा इसमें जो है हमारे पास जीआई शो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जीआई शो करने की पहली कंडीशन क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो। तो यहां पर हमको कार्बन डबल बॉन्ड का नाइट्रोजन दिख रहा है, मतलब एक कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर हमने बताया था सेम कार्बन पर दो सेम एटम नहीं हो सकते, अभी भी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया, इस वाले में बताया। तो इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है जो कि दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब ये जीआई नहीं शो करेगा। इस वाले पे आ जाएं तो इसमें भी वही कंडीशन, देखो डबल बॉन्ड तो हमें मिल गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिल गया, लेकिन एक कार्बन पे एक H है और एक CH3 है, मतलब दोनों अलग अलग आइटम है। तो ये हमारे पास यहां से जीआई शो कर पाएगा। यहां पर चेक करते हैं, एक कार्बन है और अच्छी से इसको ट्वाइस लिखना था, तो यहां पर ये हमारे पास दो CH3 एक कार्बन पे है, तो एक कार्बन पे दो सिमिलर आइटम होंगे तो वो जीआई नहीं शो कर पाएगा। यहां पे चेक करो, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है और C6H5 है, दोनों डिफरेंट है, तो मतलब ये हमारे पास शो कर पाएगा। इस वाले कार्बन पे देखो एक C2H5 है और CH3 है, तो ये भी हमारे पास शो कर पाएगा। और ये हमारे पास जीआई शो कर रहे हैं। और कौन सी जीआई है बेटा, सिन एंड एंटी वाली है। कौन सी है बेटा, सिन एंड एंटी वाली जीआई हमारे पास शो कर पा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर किसका होता है, ऑक्साइम का होता है। क्लियर, चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक टिक मार करके एक पॉइंट लिखिए बेटा। देखो, एसीटोन ऑक्साइम कॉमा कॉमा बेंजोफिनाइल ऑक्साइम कैन नॉट शो GI, कैन नॉट शो GI, but acetophenone oxime, but acetophenone oxime, but acetophenone oxime show GI। ठीक है, अब हमारे पास एसीटोन ऑक्साइम और हमारे पास बेंजोफिनाइल ऑक्साइम कौन सा होता है। देखो हमारे पास एसीटोन से बना होगा। अब एसीटोन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो करना क्या होता है, अगर तुमको अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो पहला स्ट्रक्चर बना लेंगे एसीटोन का। देखो जैसे हमने बनाया ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास CH3, ये एसीटोन है। अब इसका ऑक्साइम बनाना है तो हम लोग करते क्या है, ऑक्सीजन को हटा के हम लोग N और OH लिख देते हैं, बस ऑक्सीजन को हटा के। ठीक है, अब देखो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उस पे OH लगा दिया, तो यहां से तो ये लग रहा है कि ये शो कर सकता है, लेकिन एक कार्बन पर दो CH3 दोनों सिमिलर ग्रुप आ गए, तो ये हमारे पास जीआई नहीं शो कर पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने नाम लिखाया। एग्जाम्पल हम पहले करा चुके हैं, लेकिन नाम इसलिए हमने करा दिया ताकि अगर आपके एग्जाम में कहीं नाम से पूछ लिया जाए तो आप नाम ना कहीं भूलें। तो ये हमारे पास एसीटोन ऑक्साइम होता है। दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा, दूसरा हमारे पास है बेंजोफिनाइल। अब एक बेंजो ग्रुप है एक फिनाइल ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ दोनों ही C6H5, चाहे बेंजो हो और चाहे फिनाइल ग्रुप हो। C6H5 C डबल बॉन्ड ONOH। ठीक है, और हमारे पास थर्ड वाला कौन सा है, एसिटोफिनोन। बेटा एसिटोफिनोन का भी स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तो आपको मालूम होगा वो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 हुआ करता है। तो ये हमारे पास देखो C6H5 CO CH3 हुआ करता है, तो यहां से हमने इसका ऑक्साइम बना दिया। अब इस वाले कार्बन पर देखो जो है हमारे पास दोनों डिफरेंट एटम हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास एसिटोफिनोन ऑक्साइम होगा वो तो जीआई शो करता है, बट हमारे पास एसीटोन ऑक्साइम जो होता है वो जीआई शो नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों कैसे होते हैं बेटा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास जीआई नहीं शो कर पाता है। क्लियर नहीं क्लियर,
चलें बेटा, आज के लेक्चर को हम लोग जो है यहीं पे थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे कि रोक दिया जाए, और कल फिर अपने टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी। और कल जो है 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलेगी, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, तब जाके थोड़ा सा हम लोगों का कोर्स भागेगा। अभी कोर्स हम लोगों का ठहरा हुआ है, और सोच ये रहे हैं कि अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया जाए और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन के बिहाफ पर नहीं पढ़ा रहे कि आपको ऑनलाइन में सब ऐसे ही जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करा दे, वो कर दे, नहीं। जो जितना प्रॉपर होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं, एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। और ये बात आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन लग रहे होंगे। अगर आप जीआई के क्वेश्चन आप उठा के लगाइएगा तो आपको जीआई के क्वेश्चन लगेंगे। साइक्लिक को छोड़ के आपके बहुत सारे क्वेश्चन जीआई के, बस तकरीबन सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अभी हम जीआई के क्वेश्चन भी आपके इसी ग्रुप पे डाले दे रहे हैं, तो आप जीआई के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आई है किसी को? आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया कोचिंग में? हाँ बेटा, कोई आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है। और सर लेक्चर रिकॉर्ड मिलेगा? हाँ मिलेगा तो ही। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.4 बैकरोल मेहंदी, पता नहीं क्या बताया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, क्योंकि हमारे साथ एक पिछली बार एक कांड हो चुका है। हम पूरा क्लास पूरा ख़त्म कर गए और उसमें जो है 1-1.5 घंटे के 2 लेक्चर हमारे ऐसे बर्बाद हुए हैं, जिनको हमको फिर से रिवाइज़ कराना पड़ा है। एक ऐसे ही हमने 1-1.5 घंटे का लेक्चर पढ़ाया था, उसमें बैक कैमरा ऑन हो गया था, तो उसमें दिक्कत हो गई, और कल वाले में तो रिकॉर्डिंग ही बच्चों को नहीं मिली। अब कुछ 8-10 बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, मतलब लाइव क्लास में, और उसके बाद बाकी सब जो है रिकॉर्डिंग पर डिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब काहिलियत की एक पराकाष्ठा होती है ना, तो वो एक काहिलियत की एक लिमिट है वो, कि भाई हमने ये सोच के किया था कि जिन बच्चों को दिक्कत आए, मतलब कोई बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मान लिया इतने टाइम किसी की अभी बायो स्टार्ट हो गई है, या किसी की बायो लग गई, या किसी की फिजिक्स कहीं टकरा रही है, या कभी कभी होता है डेटा जो है बच्चे पास नहीं बचता है, कुछ ऐसी कंडीशन फंस जाए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। लेकिन अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रिकॉर्डेड पे ही डिपेंडेंट हैं। मतलब तकरीबन 75 स्टूडेंट ऐड हैं और 10 बच्चे सिर्फ ऑनलाइन आते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। तो जैसे भी हो सके आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कंसल्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। कल आप लोगों की क्लास होगी, और कोशिश ये करेंगे कि हम 1-2 लेक्चर अपने आप ऐसे ही डाल दिया करें। तो जो बच्चे अगर ऑनलाइन आ पाए तो ठीक है, नहीं आ पाए मतलब लाइव आ पाए तो ठीक है, नहीं आ पाएंगे तो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? थोड़ा सा अब हम इस वीक में और कोशिश करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब के लिए जो बच्चे आपके साथ के हैं या जो भी हैं उनको बता दीजिए कि ऑर्गेनिक का एक हम छोटा सा जो है पोर्शन, मतलब ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे, बस ऑर्गेनिक के जो वन शॉट होते हैं, मेन टॉपिक है, वो हम जो है पढ़ाएंगे। वो नीट में बड़े हेल्पफुल होंगे, वो आप लोग भी चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। एक छोटा छोटा टॉपिक जो उठाया, उसके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को जो है मिलते जाएंगे। नेमिंग रिएक्शन वगैरह हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस तरीके से हम पूरी एक नेमिंग रिएक्शन उठाएंगे तो पूरा उसका डिस्क्राइब कर देंगे, क्या है क्या नहीं वो तो पूरा बताएंगे। क्लियर? चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने क्लास की। और चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।